नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला स्वागत करता हूं आपका आधुनिक इतिहास की क्लासेस में अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। आधुनिक इतिहास की इन क्लासेस में हम पढ़ रहे थे उत्तरवर्ती मुगल काल, जिसको हम मुगलों के पतन के काल के रूप में भी जानते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था औरंगजेब के बाद बने शासक बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, और उसके बाद हमने जहांदार शाह को पढ़ा। हमने ये जाना कि मुगल काल में जो सत्ता का संघर्ष है वो मुगल परिवार के बीच ना होकर दरबारी गुटों के बीच में होने लगा था। इसी क्रम में हम अगले शासक फर्रुखसियर को आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्रुखसियर से। फर्रुखसियर, जिसका कार्यकाल 1713 से 1719 तक था। फर्रुखसियर जो अपने चाचा जहांदार शाह को मारने के बाद गद्दी पर बैठा, इसको इतिहास में घृणित कायर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमने देखा बहादुर शाह फर्स्ट, जिसको साहिब बेखबर, उसके बाद जहांदार शाह लंपट मोड, और फिर फर्रुखसियर जिसको घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। जो फर्रुखसियर था ये हिंदुस्तानी गुट के सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर बैठा। जैसा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इस दौरान, इस कालखंड में सत्ता का जो संघर्ष है मुगल परिवार के बीच ना होकर दरबारी गुटों के बीच में हो गया था। पिछली क्लास में हमने 4 गुटों के ऐसे बारे में पढ़ा। एक हिंदुस्तानी गुट जिसके दोनों सैयद बंधु थे, उसके बाद एक अफगानी गुट, एक तुर्कानी गुट और एक ईरानी गुट। ईरानी गुट ने जहांदार शाह को सत्ता पर बैठाया था। उसके बाद फर्रुखसियर जो जहांदार शाह का भतीजा था, इसने सैयद बंधुओं की मदद से जहांदार शाह को सत्ता से हटाकर फर्रुखसियर को सत्ता पर बैठाया। और इसके इनाम के बाद सैयद बंधु, जिनको इतिहास में हसन और हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, हसन और एक था हुसैन, हुसैन अली और हसन। हसन को अब्दुल्ला खां के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। तो जैसे ही सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की मदद की सत्ता पर बैठने के लिए, तो फर्रुखसियर ने इसके इनाम में हसन को अपना वजीर और हुसैन को मीर बख्शी नियुक्त किया। मीर बख्शी सेना का एक ऊंचा पद था, मीर बख्शी, और एक वजीर जो सैयद बंधु पहले से ही बहुत मजबूत थे। अब उनके पास 2 पद और आ चुके थे, एक वजीर का और एक मीर बख्शी का। अब जैसा कि दरबार में गुटबंदी थी, और गुटबंदी के साथ साथ ये दोनों भाई और मजबूत हो चुके थे, और सत्ता में इनका हस्तक्षेप और बढ़ चुका था। फर्रुखसियर जो था इनकी मदद से बना जरूर था, लेकिन वो इनके हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था। अब इससे परेशान होकर फर्रुखसियर ने इसका एक वफादार मीर जुमला, इसको अत्यधिक अधिकार दे दिए। क्योंकि जैसे जैसे सैयद बंधुओं की ताकत बढ़ती जा रही थी, तो बेचैनी किसको हो रही थी? फर्रुखसियर को। और फर्रुखसियर भी सैयद बंधुओं को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि फर्रुखसियर को मालूम था
कि सैयद बंधु बहुत ताकतवर हो चुके हैं और ये किसी को गद्दी पर बैठने नहीं देंगे ज्यादा समय तक, और बैठने भी देंगे तो इनको कठपुतली चाहिएगी, और कठपुतली बनना फर्रुखसियर को मंजूर नहीं था। इसके लिए उसने एक अपने वफादार मीर जुमला को इतने अधिकार दे दिए कि इतिहास में ये कहा जाता है कि फर्रुखसियर और मीर जुमला दोनों की बात एक ही थी। अगर मीर जुमला ने कोई बात कह दी तो उसको फर्रुखसियर की बात माना जाता था। अब इसको देखते हुए सैयद बंधुओं में खलबली मच गई कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, सारी सत्ता तो हमारे पास आनी थी, सारा जो सत्ता का नियंत्रण था वो सैयद बंधुओं के पास आना था, और वो जाने लगा मीर जुमला के पास। तो इसको सोचते हुए सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुखसियर की हत्या कर दी। अब दोनों में से तो किसी ना किसी को रास्ते से हटाना, दोनों एक दूसरे के रास्ते का कांटा बने हुए थे, तो इसमें जीत किसकी हुई? आखिर में सैयद बंधुओं की हुई। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को ही उसके रास्ते से हटा दिया। अगर हम फर्रुखसियर के समय के कुछ कार्यों को देखें तो उसमें दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। जैसे 1717 में ईआईसी को दस्तक देना। दस्तक देने का मतलब क्या है? दस्तक एक मुक्त व्यापार अधिकार था, जो हमने ईआईसी कंपनी के भारत में प्रवेश के समय इसको पढ़ा था। और एक 1719 का दिल्ली समझौता, जो मराठों और किसके बीच हुआ? मुगलों के। इसको कराने में भी सैयद बंधुओं की अहम भूमिका रही। इस समझौते को मराठों के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इस समझौते के द्वारा मराठों को दक्षिण में कर वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसको हम तब मराठा राज्य पढ़ेंगे, 18वीं सदी के राज्य पढ़ेंगे, तब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्रुखसियर एक बार देख लेते हैं। फर्रुखसियर 1713 से 1719, इतिहास में इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तानी गुट के सैयद बंधुओं की मदद से सत्ता पर बैठा। उसके बाद सैयद बंधु, जो हसन और हुसैन के नाम से इतिहास में जाने जाते हैं, हसन को इन्होंने वजीर बना दिया और हुसैन को मीर बख्शी। और सत्ता का इतना प्रभाव दोनों सैयद बंधुओं के हाथ में था कि वो किसी को टिकने ही नहीं देते। इससे परेशान होकर फर्रुखसियर ने मीर जुमला को अत्यधिक अधिकार दिए, जिससे दोनों के बीच में तनातनी और बढ़ गई, और इसी में सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुखसियर को अपने रास्ते से हटा दिया। उसके बाद इस समय तक मुगल दरबार में गुटबंदी इतनी हावी हो चुकी थी कि कोई सत्ता के इस सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता था पता नहीं कौन से षड्यंत्र के द्वारा तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए। तो इतना प्रभाव सैयद बंधुओं का इस समय मुगल दरबार में था। तो सैयद बंधुओं को ऐसा आदमी चाहिए था कि जो उनके हाथों की कठपुतली हो। इसी क्रम में सैयद बंधुओं ने रफी उद्दरजात को रफी उद्दरजात को सत्ता पर बैठा दिया। रफी उद्दरजात जो था, जो ये एक अल्पवयस्क बच्चा था। क्या था ये? अल्पवयस्क बच्चा, जो सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये एक अल्पवयस्क बच्चा था जो सैयद बंधुओं के सहयोग से सत्ता पर काबिज हुआ। उसके बाद इसके बारे में हम अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से दो बातें और याद रखेंगे। एक, सबसे
कम समय शासक रहने वाला मुगल बादशाह। पहली चीज क्या याद रखेंगे कि जो जिसकी अवधि मुगल बादशाह के तौर पर सबसे छोटी थी, मतलब जो इस गद्दी पर सबसे कम समय शासक बना वो था रफीउद दरजात, जो 28 फरवरी से 4 जून तक के लिए सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठा, और इसकी मृत्यु टीबी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रफीउद्दौला, ये भी एक अल्पवयस्क बच्चा था, ये भी सैयद बंधुओं के सहयोग से सत्ता पर बैठा, ठीक है, और इसकी मृत्यु पेचिश के कारण हो गई। मृत्यु, ठीक है। तो इन दो अल्पवयस्क बच्चों को हम याद रखेंगे इतिहास में कैसे। एक तो सैयद बंधुओं के सहयोग से दोनों राजा बने, शासक बने। पहला, रफीउद्दरजात जो है वो सबसे कम उम्र शासन करने वाला मुगल बादशाह था। उसके बाद इसकी मृत्यु टीबी के कारण हो गई। दूसरा जो अल्पवयस्क बच्चा बना उसका नाम था रफीउद्दौला, और वो पेचिश के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद जो शासक बना वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। इनका कार्यकाल है 1719 से 1748। इन दोनों अल्पवयस्क बच्चों के बाद जो शासक बना उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। अगर इसका वास्तविक नाम जाने तो इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर। इनका वास्तविक नाम रोशन अख्तर। रंगीला इनके नाम से इनकी अय्यासियों के कारण जोड़ा गया। ये इतने अय्यास थे, इतने अयोग्य थे कि ये पूरा दिन अपने अय्यासियों में ही व्यस्त रहते थे, और सैयद बंधुओं को ऐसे समय में ऐसे ही शासक की आवश्यकता थी जो शासन पर ध्यान ना देकर, प्रशासन पर ध्यान ना देकर अपने आप में ही मगन रहे और उनको फ्री हैंड मिले सत्ता चलाने के लिए। इसीलिए 18 वर्ष की आयु में, इनके बारे में क्या याद रखेंगे, 18 वर्ष की आयु में सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना। अब आप देख रहे हैं सैयद बंधुओं ने सबसे पहले फर्रुख सियर को बनवाया, फिर उसके बाद रफीउद्दरजात को बनवाया, उसके बाद रफीउद्दौला को बनवाया, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को बनवाया। चार चार मुगल शासकों को गद्दी पर बैठाने का कार्य इन सैयद बंधुओं ने किया। इस कारण इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इसको, इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जैसा सैयद बंधुओं ने सोचा था हुआ वैसा बिल्कुल नहीं, उसके विपरीत हुआ। रंगीला जो था वो बड़ा अय्यास किस्म का आदमी था और हमेशा नशे में ही धुत रहता था, लेकिन वो भी ये बात समझ चुका था अपने पिछले इतिहास को देखते हुए कि सैयद बंधुओं ने किसी भी शासक को ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया। इसी क्रम में रंगीला ने तुर्कानी गुट के निजाम उल मुल्क, रंगीला ने तुर्कानी गुट के निजाम उल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मरवा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रंगीला साहब ने कि सैयद बंधुओं को ही रास्ते से हटवा दिया। किसकी मदद से, निजाम उल मुल्क, जिनको हम इतिहास में चिन क्लिच खां के नाम से भी जानते हैं, जो आगे चलकर अभी
रंगीला के दौर में ही स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना करेंगे। इनका काफी रोल है, आगे देखेंगे। तो उनकी सहायता से सैयद बंधुओं को रास्ते से हटवा दिया। अगर हम मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल की कुछ बातें देखें, जैसे मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन, क्योंकि रंगीला जी इतने अयोग्य शासक थे कि इनके काल की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे गिनवाया जा सके। बाकी इनके काल में जो भी घटना हुई है वो बाहर से ही हुई हैं, यानी किसी ने आक्रमण कर दिया, या सत्ता का विघटन हो गया, या इनके जो साम्राज्य का था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। सारी घटनाएं अपने आप, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन, वो किनके काल में हुआ? रंगीला जी के काल में। दूसरा, नादिर शाह का आक्रमण 1739। तीसरा, अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण, यह है 1748 की घटना। और एक विघटन में 1737 में बाजीराव फर्स्ट का आक्रमण। इसको हम जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल से जानेंगे। अभी हम देखते हैं नादिर शाह का आक्रमण 1739 में नादिर शाह का आक्रमण को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम नादिर शाह के बारे में जानेंगे कि नादिर शाह कौन था। नादिर शाह फारस का शासक था। सबसे पहले में नादिर शाह फारस शासक था। फारस यानी वर्तमान ईरान, जिसे हम आज ईरान के नाम से जानते थे, इसको उस समय फारस के नाम से जाना जाता था। तो नादिर शाह कहाँ का शासक था? फारस का शासक था। इसे फारस का नेपोलियन भी कहते हैं। और फारस के सफवी वंश ने इसे अपना शासक घोषित किया। तो नादिर शाह के बारे में हम जानते हैं क्या, कि नादिर शाह फारस का शासक था। इसको फारस का नेपोलियन या ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किससे? सफवी वंश ने इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब नादिर शाह के हमले भारत पर हुआ, इसके पहले की घटनाओं को हम जानते हैं। ये उस समय के भारत का मैप हो गया। यहाँ पर हो गई अपनी दिल्ली, इसमें शासन था मुगलों का। यहाँ पे हो गया काबुल, और मुगलों के क्षेत्र से बाहर था कंधार।
ईरान या फारस। यहाँ का शासक हो गया नादिर शाह। अब उस समय तक मोहम्मद शाह रंगीला के समय में यहाँ तक मुगलों का शासन, और यहाँ पर दो स्वतंत्र राज्य अवध और हैदराबाद, दो स्वतंत्र राज्य बन चुके थे, क्योंकि अभी जो केंद्रीकृत शासन था मुगलों का वो कमजोर हो रहा था। तो जैसे जैसे गुटों में आपसी तकरार बढ़ती गई तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे अवध का सूबेदार सादत खां को बनाया गया और सादत खां ने क्या किया, इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की। तो दो स्वतंत्र राज्य हो गए। ये मुगलों के क्षेत्र के अंदर ही स्वतंत्र राज्य थे, यानी जैसे जैसे इनके सूबेदार मजबूत हुए, केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो दो राज्य हो गए, अवध और हैदराबाद। इनकी इस हमले में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे ये कहानी शुरू होती है कि नादिर शाह कांधार पर हमला करने की योजना बनाता है। नादिर शाह ने कंधार को अपने कब्जे में लेने की यानी हमला करने की योजना बनाई। इस क्रम में नादिर शाह अपना दूत दिल्ली मुगलों के यहाँ भेजता है और ये बोलता है कि भाई मैं कंधार पर हमला करने जा रहा हूं, अगर वहां का कोई विरोधी आपसे शरण मांगे या मदद मांगे तो उनकी मदद बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। तो इस क्रम में नादिर शाह कंधार पर हमला करता है और यहाँ से कुछ विद्रोही काबुल में आ जाते हैं। कुछ विद्रोही भागकर काबुल में शरण ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सत्ताधारी थे रंगीला जी, वो तो अपनी अय्यासियों में थे, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब यहाँ पर आया तो उसके बाद भी नादिर शाह ने एक दूत और भेजा कि भाई हमारे कुछ विद्रोही आपके क्षेत्र में हैं, आप उन्हें शरण ना दें या अपने राज्य से बाहर निकाल दें। जैसे ही ये दूत यहाँ पर जाता है तो मुगल सैनिक इसके दूत की हत्या कर देते हैं। मुगल सैनिक नादिर शाह के दूत की हत्या कर देते हैं। और नादिर शाह को भारत के बारे में काफी जानकारी थी, ऐसा नहीं वो अनजान था। नादिर शाह भारत की समृद्धि और मुगलों की ताकत के बारे में भी जानता था, क्योंकि मुगलों का साम्राज्य बढ़ा रहा है, उसके काफी विदेशों में चर्चे रहे, तो उनके बारे में भी जानता था। लेकिन इस तत्कालिक घटना ने नादिर शाह को भारत की ओर कूच करने के लिए मजबूर कर दिया। अब नादिर शाह ने भारत की ओर कूच किया और यहाँ पर जो ये हमारा पंजाब राज्य है, जब नादिर शाह पंजाब राज्य में पहुंचा तो आप रंगीला की अयोग्यता का आप हिसाब नहीं लगा सकते, ऐसी उसने बात कही। जैसे ही पंजाब में नादिर शाह पहुंचा और रंगीला के पास ये खबर पहुंची कि नादिर शाह पंजाब में पहुंच चुका है, तो रंगीला ने पूछा कि पंजाब दिल्ली से कितना दूर है। अब उनकी अयोग्यता का आप अंदाजा लगाइए कि एक शासक ये पूछ रहा है अपने ही राज्य में कि दिल्ली से पंजाब कितनी दूर है। इसी क्रम में नादिर शाह करनाल, जो वर्तमान हरियाणा में है, ये घटना है फरवरी 1739 की। फरवरी 1739 में करनाल पहुंच जाता है और यहीं पर युद्ध होता है। किसके बीच युद्ध होगा? करनाल का युद्ध, जो नादिर शाह वर्सेस मुगल, जो युद्ध होगा किसके बीच में होगा? नादिर शाह के और मुगलों के बीच में। इस युद्ध में मुगलों की ओर से रंगीला प्लस सादत खान
प्लस निजामुल मुल्क ने भाग लिया। इस युद्ध में अवध के नवाब सादत खां और हैदराबाद के नवाब निजाम उल मुल्क ने मुगलों की ओर से भाग लिया। लेकिन करनाल का युद्ध सिर्फ 3 घंटे में ही चला। 3 घंटे में ही नादिर शाह की फौज ने मुगलों की सेना को हरा दिया और नादिर शाह ने रंगीला प्लस सादत खां दोनों को बंदी बना लिया। सादत खां को भी और रंगीला को भी, दोनों को बंदी बना लिया। उसके बाद सादत खां और रंगीला जब उसकी कैद में थे तो रंगीला ने खबर पहुंचवाई किसके पास? निजामुल मुल्क, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के जो नवाब थे उनके पास खबर पहुंचाई कि भैया हमें बचाओ, कोई संधि कराओ और हमें बचाओ। तो निजामुल मुल्क जाते हैं ईरान के शासक नादिर शाह के पास और संधि कराते हैं कितने में? 50 लाख में। 50 लाख रुपए में संधि कराते हैं और इस संधि में ये शर्त थी कि आप इन दोनों को छोड़ोगे और इसमें से हम 20 लाख नगद आपको देंगे प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 लाख की 3 किस्तें आपको देंगे। इसमें से पहली किस्त आपको लाहौर, फिर अटक और तीसरी किस्त काबुल में पहुंचने पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? काबुल में। जैसे जैसे आप सीमा की तरफ जाएंगे भारत को छोड़ते हुए, वैसे वैसे आपको किस्त, पैसे की किस्त मिलती जाएगी कि 20 लाख तो हम आपको यहीं पे दे देंगे, 10 लाख फिर आपको लाहौर पहुंचने पे देंगे, 10 लाख फिर आपको अटक पहुंचने पे देंगे और 10 लाख आपको अंतिम सीमा यानी काबुल के नजदीक आपको दे देंगे। इस युद्ध में 50 लाख में ये बात पूरी तय हो गई और दोनों को छोड़ दिया गया। नादिर शाह यहां से जाने लगा। लेकिन जैसे ही रंगीला वहां से छूट के आया तो रंगीला ने निजाम का बहुत एहसान माना, निजाम उल मुल्क का, और उसने कहा कि भैया आपने तो हमें यहाँ से छुड़वा दिया। तो रंगीला ने निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी नियुक्त कर दिया, उसकी मतलब इसके इनाम दिया और निजाम को, निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी यानी सेना का सर्वोच्च पद मीर बख्शी, ये किसको दे दिया? ये दिया हैदराबाद के नवाब निजाम उल मुल्क को। ये सब देखते हुए सादत खां जो अवध का नवाब था उसको ये बात हजम नहीं हुई। उसने सोचा यार ये तो मीर बख्शी की तो बड़ी पहुंच बन गई रंगीला के सामने, हमारे तो छोटी हो गई और साथ हमने ज्यादा दिया। उसने तो बाद में आके बस संधि कराई है, मैं तो लड़ा हूं उसके साथ में और कैद में भी गया हूं, अगर मैं मर जाता तो खेल ही खत्म था। तो इसने सोचा ये तो गलत हुआ। तो मीर बख्शी का पद मिलने से नाराज सादत खान ने अपना दूत नादिर शाह के पास भेजा और नादिर शाह से कहा कि बस 50 लाख में मान गए, अगर मैं होता तो आपको 20 लाख 20 करोड़ रुपए देता। कहाँ 50 लाख, कहाँ 20 करोड़। तो नादिर शाह को सादत खान ने 20 करोड़ का लालच दिया और उसको दिल्ली बुला लिया। नादिर शाह दिल्ली आ गया। दिल्ली आने पर नादिर शाह ने पैसों की मांग रखी। लेकिन इसी बीच एक अफवाह फैलती है कि नादिर शाह के 700 सैनिक मारे गए। नादिर शाह को लगता है कि आप षड्यंत्र में फंस चुके हो। इस कारण उसने शिकंजा टाइट किया सादत खां पर और सादत खां को बोला या तो मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। सादत खां इससे घबरा गया क्योंकि सादत खां के पास तो इतना पैसा नहीं था और अगर पैसा नहीं देगा तो नादिर शाह मारेगा, अगर ये बात खुल गई तो फिर रंगीला के यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चक्कर में 1739 में सादत खान ने आत्महत्या कर ली। सादत खान ने
1739 में आत्महत्या कर ली। इसके बाद सादत खां का भतीजा सफदरजंग शासक यानी नवाब बना, अवध का नवाब बना। सफदरजंग जिसके नाम से आप दिल्ली में अस्पताल है सफदरजंग अस्पताल, वो सफदरजंग यानी सादत खां के भतीजे के नाम पर ही है। इसने नादिर शाह को 2 करोड़ रुपए दिए। नादिर शाह ने इससे 2 करोड़ रुपए दिए, तब जाकर इसकी जान छूटी। 2 करोड़ रुपए देने के बाद भी नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया और लगभग 30,000 लोगों की यहाँ पर हत्या कर दी। जब नादिर शाह यहाँ से गया, कहाँ तो 50 लाख में जा रहा था वापस, जब नादिर शाह दिल्ली से गया तो वो 30 करोड़ नगद, 30 करोड़ रुपए तो वो नगद ले गया। उसके बाद सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात अलग से, प्लस तख्ते ताउज, तख्ते ताउज एक सिंहासन था जिस पर मुगल बादशाह बैठते थे। तख्ते ताउज जिसमें हीरे जवाहरात और रत्न जड़े हुए थे, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां द्वारा बनवाया गया। प्लस कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा भी यहां से लूट कर ले गया। और इस सब की उस समय पर अगर कीमत लगाई जाए तो लगभग 70 करोड़ भारत से लूट के ले गया। इसके साथ में जो हमारे वास्तुकार थे उस समय पे, जो योग्य बाबू थे, उन सबको भी अपने साथ ले गया। ठीक है, अब देखिए नादिर शाह के इस हमले से मुगल साम्राज्य की आर्थिक क्षति तो हुई हुई, उसके साथ में एक जो ओरा बना हुआ था, एक जो भ्रम बना हुआ था मुगल साम्राज्य के बारे में कि मुगल साम्राज्य इतना मजबूत है, वो भी ढह गया। अब तक जो पश्चिम से मुगलों पर हमले नहीं होते थे, हम इसके बाद देखेंगे कि बहुत सारे हमले होने इसके बाद शुरू हो गए। इसके बाद 1748 का अहमद शाह अब्दाली का हमला। इन्होंने 1748 में हमला किया। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली अफगानी शासक था। कौन था? अफगानी शासक। इसे दुर्रे दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्रे दुरानी, इसका अर्थ होता है युग का मोती। दुर्रे दुरानी का अर्थ है युग का मोती। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर 7 हमले हुए। इसमें से सबसे पहला हमला रंगीला के काल में हुआ, रंगीला के शासन काल में हुआ। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली के हम कितनी बातें याद रखेंगे? अफगानी शासक था, ये इसे दुर्रे दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्रे दुरानी का अर्थ है युग का मोती। इसने 1748 में
पहला हमला किया। भारत पर इसने 7 हमले किए। 7 में से सबसे पहला हमला जो है वो रंगीला के काल में हुआ। तो हमारा ये घटना भी कवर हो गई। अब देखते हैं मुगलों का विघटन, साम्राज्य का विघटन तेजी से कैसे हुआ। ये उस समय तक मुगलों का साम्राज्य था, लेकिन रंगीला के काल में ये अत्यधिक तेजी से विघटित हुआ। जैसे यहाँ हमने पढ़ा अवध राज्य बन गया, यहाँ पर एक राज्य बंगाल का उदय हुआ, यहाँ पर हैदराबाद, उसके नीचे कर्नाटक। वर्तमान में कर्नाटक इधर है, लेकिन उस समय कर्नाटक यहाँ पर था। मद्रास में EIC का हेडक्वार्टर बन गया। उसके बाद जो विरोधी राज्य थे मराठे अधिक मजबूत हुए। मैसूर, यहाँ पर पंजाब और छोटे छोटे अनेक राज्य जिनका उदय हो चुका था। तो पहले जो साम्राज्य की सीमा अटक से कटक तक फैली हुई थी, वो अब इतने सारे राज्यों में विघटित हो गया। और जो मराठाओं को, वो मुगलों को चेतावनी दे रहे थे, वो थे मराठे, मैसूर और पंजाब। ये भी बहुत मजबूत इस समय हो चुके थे। अब देखते हैं अगले शासक के बारे में। इसके बाद जो शासक बना वो था अहमद शाह। अहमद शाह ये 1748 से 1754 तक शासक रहा। 1748 से 1754 तक शासक रहा। अहमद शाह साहब जो थे, ये रंगीला से भी बड़े अय्याश किस्म के थे, लेकिन रंगीला का टाइटल मोहम्मद शाह को मिल चुका था, तो इनको रंगीला का टाइटल तो मिला नहीं, लेकिन इन्होंने सारी हदें पार कर दी। ऐसा इनका व्यक्तित्व था। इनके काल की जो 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं उसके बारे में जानते हैं। अहमद शाह के काल में अहमद शाह अब्दाली के सर्वाधिक हमले हुए। दोनों अहमद शाह मुगलों वाला और अहमद शाह अब्दाली अफगानी शासक। इसने सबसे अधिक हमले भारत पर अहमद शाह के काल में ही किए। दूसरा, अहमद शाह के समय जो सत्ता का नियंत्रण था वो राजमाता उधम बाई के हाथों में था। इसके समय सत्ता का नियंत्रण राजमाता उधम बाई के हाथों में था। उधम बाई को इतिहास में केवलाई आजम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अहमद शाह के समय सबसे ज्यादा अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए। इनके समय में सत्ता का नियंत्रण राजमाता उधम बाई के हाथों में था, जिनको हम इतिहास में केवलाई आजम के रूप नाम से भी जानते हैं। उसके बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक था आलमगीर सेकंड, जो 1754 से 1758, कई पुस्तकों में 59 भी लिखा हुआ है।
आलमगीर सेकंड, जो अहमद शाह के बाद सत्ता की सर्वोच्च गद्दी पर बैठा। इसके समय सत्ता का नियंत्रण वजीर इमाद उल मुल्क के हाथों में था। मतलब इनके जिम्मे जो सत्ता चला रहे थे वो थे इनके वजीर इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क के हाथों में ही इनकी सत्ता पर बागडोर थी। और आगे चल के इमाद ने ही आलमगीर की हत्या करा दी। ठीक है, तो आलमगीर फर्स्ट, इनके काल में जितने भी ये राजा थे, इनके काल की कोई ऐसी घटना नहीं थी जिनके बारे में जिक्र किया जाए। इनके काल में जो घटना हुई है वो इनके दरबारियों, मंत्रियों, सूबेदारों उनके द्वारा ही हुई है। जैसे आलमगीर के काल में जो सत्ता का नियंत्रण था वजीर इमादुल मुल्क के हाथों में था और इमादुल मुल्क ने ही इनकी हत्या करा दी। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम है शाह आलम सेकंड, जो 1759 से और 1806 तक शासन किया। जो शाह आलम थे वो इमादुल मुल्क के डर से कभी दिल्ली नहीं आए। शाह आलम इमादुल मुल्क जो इनका वजीर था उसके डर से कभी दिल्ली नहीं आए, इसलिए इनको दिल्ली ना आने वाले शासक के रूप में भी जाना जाता है। इनके बारे में इन्होंने अपना अधिक समय पटना और लखनऊ में गुजारा। ठीक है, इन्हें दिल्ली में आने वाले शासक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इनको दिल्ली न आने वाले शासक के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन इनके इतने लंबे कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। प्रमुख घटनाएं वो क्या थी? जैसे 1761 में पानीपत का युद्ध। 1761 में पानीपत का युद्ध किसके बीच? मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इनके समय में ही पानीपत का युद्ध हुआ। इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी बक्सर का युद्ध। 1764। और फिर तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी इलाहाबाद की संधि 1765। इसके द्वारा शाह आलम को ईआईसी का पेंशनर बना दिया गया। इनके काल की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी? एक पानीपत का युद्ध जिसमें मराठों की हार होती है, अहमद अब्दाली जीत जाता है। इसको हम जब मराठा राज्य पढ़ेंगे, 18वीं सदी के राज्य पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से जानेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 जो बंगाल के शासक और ईआईसी के बीच हुआ। उसके बाद इलाहाबाद की संधि जिसमें शाह आलम को ईआईसी का पेंशनर बना दिया गया, यानी ईआईसी का पेंशनर बनने वाला पहला शासक शाह आलम था। यानी अब जो उनका गुजारा भत्ता होगा वो ईआईसी की पेंशन पर निर्भर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जितनी पेंशन देगी वो
उनके गुजारे भत्ते के लिए होगी। यानी अब जो मुगल शासक था वो कर वसूल नहीं कर सकता, उसको अपना जीवन यापन अंग्रेजों द्वारा दी गई पेंशन पर ही करना होगा। अभी देखिए क्या हालत होगी। एक समय औरंगजेब के समय इतना बड़ा साम्राज्य, और उसके बाद आज जो मुगल शासक है वो अंग्रेजों द्वारा दी गई पेंशन पर निर्भर हो चुका है। तो अंग्रेजों की पेंशनर बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो वो था शाह आलम। इसके बाद जो शासक बनता है वो है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड जो 1806 से 37 तक ईआईसी के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक। यानी आज तक जो शासक बनते आए वो मुगल स्वतंत्र थे, लेकिन अभी क्या, शाह आलम को उन्होंने पेंशनर बना दिया। यानी उनका अधिकार के अधीन मुगल शासक आ गया, उनकी पेंशन पर गुजारा भत्ता होने लगा। तो उनके अधीन सत्ता पर बैठने वाला शासक जो था वो अकबर था। पेंशनर था शाह आलम, और सत्ता पर बैठने वाला शासक था अकबर सेकंड। इसने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा। मतलब राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा कि सर हमारी जाकर पेंशन बढ़वा दीजिए, इतने में खर्च नहीं चलता। और राजा मोहन राय को राजा की उपाधि दी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर सेकंड ने दी। इसके बाद जो अगला मुगल शासक बना वो था बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। इनका कार्यकाल 1837 से 1857 की क्रांति तक। जफर इनके नाम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये जफर के नाम से शायरी किया करते थे। अब देखिए मुगल बादशाह को कितना समय है तो वो बैठकर शायरी कर रहे हैं, शायरी करके किताब लिख रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य की ये हालत हो चुकी थी क्योंकि उनका साम्राज्य घटते 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 लाल किले की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित रह गया था। एक समय अटक से कटक तक होने वाला साम्राज्य दिल्ली के लाल किले की चार दीवारी के अधीन रह गया है। एक इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक बार दो धोबियों की झगड़ा हो गया।